सुधांशु जी कई सवाल देखिए, रोहन जी ने भी उठाए, कई सवाल यहाँ शक्ति यादव भी उठा रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। और आपने स्किल इंडिया को लेकर देखिए सवाल, आपने कहा कि बहुत सारे रोजगार सृजन हुए हैं, उसमें भी जो सर आंकड़ा मैं आपके सामने रख दूं, स्किल इंडिया में 5% से भी कम लोगों पा सके रोजगार, लाइव जो स्किल है उनकी, उस हिसाब से ये भी एक आंकड़ा है सर। यानी जो आपने मुहिम शुरू की थी 2015 में कि स्किल इंडिया को बढ़ावा देना है, इससे रोजगार का सृजन होगा, सर वहां पर भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही। देखिए, अब मैं आंकड़े की भी बात करता हूं और तथ्य की भी बात करता हूं। बताइए, सबसे स्थापित आंकड़ा क्या होता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। यानी अगर कोई व्यक्ति नौकरी पाएगा तभी उसका प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि कटना शुरू होगा। यदि कर्मचारी भविष्य निधि में 15 लाख की बढ़ोतरी हुई तो क्या कोई अपने आप कट कट के आने लगा क्या? नहीं, इसमें मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। बड़ी स्पष्ट सी बात है मान्यवर। इसीलिए आप करें झूठ, लूट, ये सब शब्द प्रयोग करना अलग है। परंतु यदि ईपीएफ, ईएसआई होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अब यदि किसी ने कर्मचारी बीमा अपना करवाना शुरू किया तो वो बीमा ऐसे ही कटने लगा, बगैर उसको नौकरी मिले हुए बीमा कटने लगा। और उसमें मजेदार एक और बात है, व्यक्ति अपना नहीं कटाता है, उसका जो नियोक्ता है यानी इंप्लॉयर वो भी कटवाता है। तो ये कैसे कटने लगे? ये आंकड़े देख लीजिए, ईपीएफओ के आंकड़े देख लीजिए, एएसआई के आंकड़े देख लीजिए, तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि और इसमें अप्रैल के महीने के बाद यानी सेकेंड वेव के बाद जो सबसे बुरा दौर था, जो पिछले वर्ष अप्रैल के बाद से था, जहां से रिकवरी की स्थिति शुरू हुई है, 4% की लगभग माह दर माह निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। तो यह दर्शा रहा है कि अब इकोनॉमी पूरी तरीके से रिकवरी के पाथ पर है। अब शक्ति जी बोल रहे थे तो मैं सिर्फ याद दिला दूं, अरे भाई ये तो वो पार्टी में है जब नीतीश कुमार जी कहे थे कि 10 लाख का वादा हवाई है, हो ही नहीं सकता। अब उन्हीं के नेतृत्व में 20 लाख का दावा पूरा करेंगे। मतलब अपने 15 साल के शासनकाल में बिहार में 1 लाख नौकरी न दे पाए थे, अब 3 साल में 20 लाख देंगे। मतलब बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। चलो मान लिया तो 3-4 महीने में 2 लाख तो कर दिए होते ना, अन्यथा कैसे होंगे 20 लाख? इसलिए यह तथ्य भी, आंकड़ा भी सबके सामने बिल्कुल दिखाई पड़ना चाहिए। और मैं रोहन जी से एक और बात कहता हूं, महंगाई और ये आपने बात कही तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं रोहन जी, एक ऐसा देश बता दीजिए जहां राहुल गांधी जी यात्रा करते हो, बाकी नहीं, जहां से राहुल गांधी जी ने बैठकर भारत की अर्थव्यवस्था पर भाषण दिया हो और वहां महंगाई की दर भारत से कम हो। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए, थाईलैंड है कि इटली है कि ब्रिटेन है कि अमेरिका है? अरे कल ब्रिटेन के मंत्री ने इस्तीफा दिया है, 10.5% की महंगाई की दर हो गई है। अमेरिका में 2.25 लाख लोग हर महीने नौकरी छोड़ने के कगार पे हैं। चाइना में स्थिति यह है कि बैंक डिफॉल्टर हो गए हैं। हुआन प्रोविंस में कहा जा रहा है कि टैंक तक लगाने पड़े हैं लोगों के ऊपर। पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं कर, सब मोदी की वजह से हो रहा है ना। अरे भाई साहब, दुनिया में स्थिति यह है कि इस समय 63 देशों में 10% से अधिक है महंगाई की दर, 63 देशों में। और इसीलिए मैं बाकी नहीं करता हूं, या तो रोहन जी 2 में से एक बात बता दें, या तो ये वचन दे दें कि अब राहुल गांधी बाहर से जाकर कोई ज्ञान नहीं देंगे भारत की अर्थव्यवस्था पे और उसको यहां पर कंडम कर दें, और या फिर मुझे एक देश बता दें जहां राहुल गांधी ने बैठ के भारत की अर्थव्यवस्था भाषण दिया हो और वहां महंगाई की दर भारत से कम हो और बेरोजगारी की दर भारत से कम हो। बता दिए, मैं सुनना चाहता हूं। रोहन जी जवाब दे दूं मैं? जी देखिए सर, जल्दी से मैं अरविंद जी के पास एक बार भी नहीं जा पाई, उनको भी चर्चा में मुझे शामिल करना है। मैं बोल दूं अर्पिता जी 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 अरविंद जी बोल। जी रोहन जी जवाब दे दूं। देखिए, इनकी मजबूरी देखिए सुधांशु जी की, बहुत स्पेसिफिक सवाल था। आंकड़ों की हमने बात की, कहां पहुंच गए? राहुल गांधी जी के ऊपर। कहां चले गए? देश के बाहर चले गए। अरे भैया, वो दूसरे देशों में क्या हो रहा है? क्या आपने 2 करोड़ नौकरियों का बोला मैंने भाई? क्या हो रहा है? बीच में मत बोलिए प्लीज। दूसरे देशों में क्या हो रहा है वो देख के आपको देश को वादा किया था। 8 साल में क्रूड के रेट कम होने के बाद यहाँ पे हमारे वहां पे हर लीटर पे आप लोग 40 रुपए जनता से लूट रहे हैं। क्या पूरे दूसरे देशों को पूछ के लूट रहे हैं? और दूसरा, अर्पिता जी, इनकी मैं पोल खोल रहा हूं। अभी हम रोजगार की बात कर रहे हैं, ये उनके मंत्री हैं, शायद ये जानते होंगे, जितेंद्र सिंह। उन्होंने संसद में जवाब दिया है कि हमको 22 करोड़ आवेदन मिले हैं, उसके सामने हमने 8 साल में सिर्फ 7 लाख रोजगार दिए हैं। ये मेरा नहीं है, संसद में जवाब दिया है। मुझे बताइए अर्पिता जी, ये दूसरे रोजगार की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार की जो सरकारी नौकरियां हैं वो तो सरकार के हाथ में। अगर उनकी नियत में खोट नहीं होती तो 22 करोड़ के सामने सिर्फ 7 लाख नौकरियां। और एक चौंकाने वाला आंकड़ा,
2021-22 में सिर्फ 38,000 नौकरियां दी इस सरकार ने, ये संसद में उन्होंने आंकड़ा दिया है। 2020-21 में 78,000, 2021-22 में 38,000। अरे कब तक आंकड़ों को झुटलाएंगे? अब आप जो ईपीएफओ की बात करें वो भी दिख रहा है कि लास्ट 2 महीने में नौकरियां कम हुई है। देखिए सुधांशु जी, सिंपल बात है, सरकार में है, गलतियां हुई है तो स्वीकार कीजिए, उधर उधर की बात मत कीजिए। राहुल गांधी और ये सब हम तो सवाल उठाएंगे, आप जवाब दीजिए ना, क्यों आप सीएमआई के आंकड़े पे नहीं भरोसा कर रहे? आपके सामने आपकी सरकार के मंत्री के जवाब को भी आपको झुटलाना पड़ रहा है, ये आपकी मजबूरी है। कम से कम आपसे अपेक्षा है कि हकीकत का स्वीकार करें और देश से माफी मांगे कि जुमलेबाजी हम नहीं करेंगे, कि कब तक झूठ बोलेंगे। आपकी सरकार का जवाब एक 38,000 नौकरियां हैं और आप कह रहे हैं रोजगार का सर्जन। देखिए सुधांशु जी, कई सवाल तो देखिए बनते ही हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने तमाम आंकड़े दे दिए, लेकिन जिन आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं खुले मन से आप इसको समझिए, उन आंकड़ों पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। दुनिया, देश, वो सब हटाकर अगर एक भारत में आम नागरिक जो रोज कमाता रोज खाता है, सर उसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी यही है कि हम पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो हम कितने पैसे चुका रहे हैं, हम दाल खरीदने जा रहे हैं, हम तेल खरीदने जा रहे हैं तो हम कितने पैसे चुका रहे हैं। ये तो बुनियादी सवाल है ना सर। वो समय ये नहीं सोचेगा कि चीन और भारत में तुलनात्मक ढंग से हम जरा देख लें कि मोबाइल कहां ज्यादा बन रहे हैं कहां नहीं बन रहे। हाँ, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। तो आगे से ये कह देना कि आप बाहर से ज्ञान देना बंद कर देंगे तब मैं बोलूं। बाहर से जाके खुद बोलेंगे फिर कहेंगे बाहर की बात मत किया करो। और ये तो मैं बात कह रहा हूं अर्पिता जी को, छोड़ दीजिए ना, सर उसको छोड़ दीजिए। जो आज जो इस समय हकीकत है, जो भारत की स्थिति, उस पर बात कीजिए। आपने अपने टर्न पे बोलिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए। एक सेकंड रोहन जी। हाँ, पेट्रोल डीजल पे बोल रहा हूँ। पेट्रोल डीजल सबसे महंगा कहाँ पर है? सबसे ज्यादा अरे सर भारत की बात कीजिए ना, भारत में क्या स्थिति है सर? आप तुलनात्मक अगर देखिएगा तो ऐसे बहुत सारी चीजों पे तुलना शुरू हो जाएगी सर, फिर बहुत सारे मामले में भारत पीछे है, तो उसको कैसे आप देखेंगे? एक बिंदु पे, अरे भाई मुझे बात तो पूरी करने दीजिए जी। अरे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। आज पेट्रोल डीजल के मूल्य सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती, दाम घटाने का। अरे भाई आप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया रोहन जी, अब क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? अपने टर्न पे बोलिए। देखिए आज की डेट में सरकार मूल्य नियंत्रित नहीं कर सकती, केवल एक ही तरीका है कि वो अपना टैक्स घटा दे। केंद्र सरकार ने पिछले 6 महीने में 2 बार टैक्स घटाया और हमारी राज्य सरकारों ने घटाया। रोहन जी बता दें, विपक्षी कौन सी सरकार ने टैक्स घटाया? बताइए। बढ़ाया था आपने? राजस्थान ने घटाया, छत्तीसगढ़ ने घटाया, हमने बताइए ना कि झारखंड ने घटाया, आपने बढ़ा के घटाया और वो भी पूरा नहीं घटाया। तो खुद बढ़ रहे हैं आपने पूरा नहीं घटाया और इसको जीएसटी में भी नहीं आना है, इसको जीएसटी में भी नहीं आना है। लूट के खजाना खुद बढ़ रहा है और लूट और झूठ जैसे शब्दों का प्रयोग। भाई देखिए आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। भाई मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मत बोलिए बीच में, वरना फिर हम लोग भी डिस्टर्ब करेंगे, दर्शकों को सही नहीं लगता है। मैंने सिर्फ नाम पूछा था, राज्य का नाम बताइए, आप नहीं बता पाए। मैंने कहा था राहुल गांधी जिस देश में जाते हैं उसका बताइए, अन्य देशों का मैंने नहीं पूछा था, वो आप वो नहीं बता पाए। मैंने ये कहा था चलो विदेश की बात करना बंद कर देते हैं, तो वचन देके जाइए कि राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, और राहुल गांधी ने बोला वो गलत था विदेश में, वो भी नहीं बोल पाए। मैंने तो बड़ा स्पेसिफिक पूछा था ना, गोल पोस्ट चेंज करना इसे कहते हैं। अरविंद जी को चर्चा में ऐड कर लेना चाहती हूँ क्योंकि अभी तक डिबेट में बोल नहीं पाए। अरविंद जी जल्दी से आप अपनी बात रखिए। 1 सेकंड सर, मैं दोनों लोगों को रोक रही हूँ, अपनी अपनी बारी में बोलिए प्लीज सर, ऐसे नहीं। अरविंद जी देखिए, ये जो बहस है इसकी सच्चाई में तो जाओ ना, आकलन करना है तो ईमानदारी से करिए। रोहन बाबू भी ईमानदारी से नहीं बोल रहे और उधर से भी ईमानदारी से नहीं आ रही। पर एक बात तय है कि बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आई है, आंकड़े मैंने भी देखे हैं, अभी ये पे कमीशन की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो उसमें ये है कि 2014 तक टोटल वर्क फोर्स जो इंडिया में है उसका 3.9% एम्प्लॉयड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिला के, और आज की डेट में 5.6% है। तो रोहन जी क्या कहेंगे इसको? आंकड़ों की बड़ी बातें कर रहे हो आप अपनी गलती मानोगे? 70 साल में 3.9%, तो जिम्मेवार कौन है भाई साहब? नहीं आप बताओ मुझे जिम्मेवार कौन है? आप इसमें प्रयास बीजेपी ने शुरू किए, और याद करिए बीजेपी ने आते ही क्या कहा कि नहीं भाई जॉब का मामला ज्यादा नहीं चल पाएगा, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, जॉब क्रिएटर बनिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो बड़े रिसोर्सेज कम है। ये सब आपकी पॉलिसी है, कांग्रेस की पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन की, पीपीपी की कांग्रेस की पॉलिसी है। तो अपनी पॉलिसियों का पुलंदा आप दूसरे पे कैसे ला दोगे? मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी से आकलन करना पड़ेगा। और दूसरा एक बात, विजन क्या है आपके पास? इनसे कह रहे हो कि आपने 16 करोड़ कहा था, वो दो क्यों नहीं लिया? आपने 70 साल में कितने करोड़ दिए थे? जरा ईमानदारी से बता दो।
नहीं है जवाब आपके पास। तो इसीलिए आकलन ईमानदारी से, और बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी एक समस्या होती है, महंगाई एक समस्या होती है, क्योंकि दोनों चीजें अगर आप विकासशील देश बनने की दौड़ में शामिल हो गए तो दोनों साथ साथ चलनी है। लेकिन बीजेपी का प्लस पॉइंट यह है कि ईमानदारी से प्रयास करते हुए, अब प्रयासी तो है ना, 75,000 आज नौकरी दी है, आगे भी वादा कर रहे हैं नौकरी देने का, बाकायदा कैंप लगाएंगे, बाकायदा सर्टिफिकेट बांटेंगे। ये बैठे हुए शक्ति यादव जी, इन्होंने, इनके नेता ने क्या कहा था कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। क्या हो गया भाई साहब, कहाँ चले गए? बड़ा आसान होता है दूसरे को क्रिटिसाइज करना, लेकिन समस्याएं आप भी समझते हो, समस्याओं को आप भी जानते हो, और उसके बावजूद जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जनता तो समझदार है भाई साहब। अब एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ जॉब क्रिएशन का। ये जो डिलीवरी बॉय के काम शुरू हुए हैं, जिनके पास अपनी बाइक है और डिलीवरियां करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, माल सप्लाई करते हैं, कितने लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आप आकलन नहीं कर सकते, बिकॉज ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज जनरेट हुए हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो हुए हैं वो हुए हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और इसीलिए रोजगार मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन चूंकि उनके डाटाज नहीं होंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ज्यादा आप रिक्रूट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन लगाया हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रिक्रूटमेंट पे बैन 2019 तक लगाया हुआ था, और जैसे ही वो लिफ्ट हुआ उसके बाद इमीडिएटली से काम प्रोसेस शुरू हो गया रिक्तियां भरने को, और ये जो कल आपने देखा ये उसी का नतीजा, और आगे भी आप देखेंगे। इसलिए दोषारोपण से काम नहीं चलेगा, आईना दिखाने से काम नहीं चलेगा, आईना आपको पहले खुद देखना होगा, खुद अपने आप से जवाब पूछना होगा, उसके बाद दूसरे को आप सकते हैं। लेकिन ईमानदारी में अगर कोई कमी है तो आप उसको पॉइंट आउट कीजिए, कोई करप्शन का केस अगर बीजेपी की सरकार के खिलाफ आ रहा है उसको आप पॉइंट आउट कीजिए। नोट तो बरामद सारे अपोजिशन लीडर के यहाँ से हो रहे हैं, हाँ। बीजेपी के यहाँ से कोई नोट बरामद नहीं हो रहा, और उसके बाद भी 2 साल पर माफ करना, ये चीजें चलने वाली नहीं। और इसी का नतीजा है कि बार बार चुनाव में करारी हार खानी पड़ रही है, जनता आपको दोबारा वापसी करने को तैयार नहीं है। इनका आकलन कौन करेगा? रोजगार तो सबको मिलेंगे, सुधांशु जी ने ठीक बताया, एक जरा सा एग्जांपल दिया उन्होंने मोबाइल वाला, 2 फैक्ट्रियां होती थी और अब कितनी है फैक्ट्रियां? 139 फैक्ट्रियां हैं, तो इसे क्या कहोगे? तो इसलिए आकलन से मेरा बार बार निवेदन है, तो गुमराह करने की कोशिश मत करिए, गुमराह करेंगे नुकसान किसका है? आपका। नुकसान किसका है? राहुल गांधी का। नुकसान किसका है? आपकी पार्टी का। ठीक है, वो कह रहे हैं कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं ना वो, और उसी कोशिश की सराहना करनी चाहिए थी। अब आप उसमें भी जब आपने अपनी बातों की जब आपने शुरुआत की तो आपने राहुल गांधी से जोड़ दिया कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जो जो मुद्दे उठा रहे हैं अब इस पर मोदी सरकार सोच रही है, तो आप भी तो कहां से कहां बात लेके जा रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं अर्पिता जी, आज 8 साल के बाद पहली बार ये जो रोजगार मेले की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जून 2021 में इनकी सरकार के मंत्रियों ने वादा किया कि हम 1.5 साल में 10 लाख जॉब देंगे। आज 1.25 साल उसके ऊपर चलेगा, 3 महीने में वो भी डेडलाइन खत्म हो जाएगी, वो 10 लाख भी पूरे नहीं हुए, 75,000 जॉब दे रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे इसलिए कि पहली बार हुआ है कि इन मुद्दों पे सरकार को बात करना जरूरी लगा, उनकी मजबूरी हो गई क्योंकि पूरे देश से आवाज उठ रही है। आप हकीकत को नहीं झुठला सकते हैं अर्पिता जी, अभी तो उन्होंने एक नफरत के माहौल से अपनी नैया चला रहे थे, अब नहीं चल सकती। अब देश सवाल पूछेगा, कितना भी सुधांशु जी घुमाए, अगर पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ है तो देश सवाल पूछेगा, अगर बेरोजगारी कम नहीं हुई है तो देश सवाल पूछेगा, अगर किसान की आय कम हुई तो देश सवाल पूछेगा। ठीक है शक्ति यादव, जल्दी से आप भी अपनी बात में सुधांशु से आपको जवाब ठीक है, उसके बाद सुधांशु जी सारे जो तीर आपकी तरफ आ रहे हैं उस पर जवाब दीजिएगा जल्दी से। शक्ति जी। अर्पिता अर्पिता वाजपेयी जी ने एक बात कही और हमने 2020 में निश्चित तौर पर कहा था कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे। हम 2 साल के बाद पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में आने के बावजूद भी हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमने आगे बढ़ने का काम किया। सवाल रोजगार का है, रोजगारी घटता हुआ दर का सवाल है। सवाल यहाँ पर आप किन कंपनियों में क्या रोजगार मिल रहा है उसका नहीं है। नौकरियों के सवाल पर जो वादे किए गए थे 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी, सवाल उस पर बहस हो रही है। इन बहस को अलग हम ले जा रहे हैं, दूसरे देशों में ले जा रहे हैं, तो हम अपने कमिटमेंट पे कायम हैं। अब बात होती है नौकरियों की तो बात करते हैं ताड़ी पार की, चले आते हैं कहां से कहां लेकर मुद्दा को उठा कर करके। सवाल वो नहीं है, शक्ति जी पूछा गया जवाब ले लेते हैं क्योंकि कई सारे सवाल सुधांशु जी आपसे हैं यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि अगर आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आप सुधार की बात कर रहे हैं, सर माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, अगर आप रिफॉर्म और सुधार की बात कर रहे हैं तो सर यहाँ पर अगर यूपीए 2 में देखें तो हर साल औसतन
7 लाख नई नौकरियां मिलती थी, मोदी सरकार में करीब 50% से ज्यादा घटी है सर। जवाब दीजिएगा इस पर। जैसा जिक्र उन्होंने 22 लाख का किया, जिसका जवाब सदन में 22 लाख आवेदन पे 7 लाख नौकरियां मिलती हैं। और स्टार्टअप को लेकर जो मैं सवाल आपसे पूछ रही थी, स्किल इंडिया को लेकर, 5% से भी कम लोग रोजगार लायक अपनी स्किल बना पाए या पा पाए। करीब 17 लाख में से पहले साल 5 लाख लोग ट्रेनिंग ले पाए। और इस हिसाब से आप जो एक क्राइटेरिया बना रहे हैं कि विकास हो जाएगा, 100 साल लगेंगे सर, जो अभी स्थिति मौजूदा दिख रही है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं, जो वाजपेयी जी ने कही थी उससे मुझे याद आया, ये भर्तियों में पैसे ही नहीं पकड़े जा रहे विपक्ष सरकारों, भर्तियों में बाकायदा सूची भी डायरी पकड़ी जा रही है, भर्ती में पैसा लिया जा रहा है बेरोजगारों के साथ, और नोटों के बंडल बरामद हो रहे हैं। वो दर्शाता है कि इनकी ईमानदारी कितनी है।